5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद देश की सियासत के भीतर एक नया नारा सामने आया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब किसी भी गारंटी को पूरा करने की मोदी ही सबसे बड़ी गारंटी है। और ये तब कहा गया है जब देश भर के भीतर विभिन्न राज्यों के चुनाव में कांग्रेस गारंटियों के भरोसे सत्ता वापसी के सपने देख रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जब सत्ता वापसी की गई तो ऐसी ही 10 गारंटियों के भरोसे सुखविंदर सिंह सरकार हिमाचल की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन इन गारंटियों के खेल के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चोट है, आखिर देश की सियासत के मिजाज को वो किस कदर और किस कोर बदलेगी, इसी का जवाब लेने के लिए आज हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। 1 साल सरकार का पूरा ही होने जा रहा है और गारंटियों का मिजाज देश की सत्ता के मिजाज में चल रहा है। मुकेश जी, पहले तो सूर्य समाचार में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सत्ता में आए थे उससे पहले भी सूर्य समाचार से बात, गारंटियों का धार और इस गारंटियों के धार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चोट, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर राज्य का अपना राजनीतिक आधार है और हर राज्य के अपने मुद्दे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत अर्जित करने के बाद ये गारंटियों की बात आप यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि सबसे पहले अगर गारंटियों की दुहाई किसी राज्य में दी गई वो हिमाचल प्रदेश था। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी शुरू किया और हमने जो गारंटियों की बात कही उनको जनता के दिलो दिमाग में उतार के उस पे मैंडेट लिया। सत्ता में भी आ गए, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में आप छत्तीसगढ़ को तो मॉडल की बात कहा जाता था गारंटियां वहां पर भी पूरी होंगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन छिटक गया। नहीं, देखिए, दूसरे राज्यों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें मैं बहुत ज़्यादा दखल नहीं देना चाहता। मेरा जो ज़्यादा कंसर्न है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। देवभूमि हिमाचल की ये भूमि जिसमें कि 1 साल पहले हमने चुनाव जीता। अब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की अगर यहाँ पे इतरा रही है तो उसको ये भी तो समझना चाहिए कि आपको तो एक साल पहले हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है सिरे से खारिज कर दिया। आप तो कहते थे कि हम जो है 15 साल राज करेंगे, आप कहते थे कि हम ही राज करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया और बदलाव हुआ। इसलिए अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई जश्न मना रही है या पटाखे फोड़ रही है तो उनका तो यही हाल है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन मुकेश जी, ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, सत्ता के अंदर जब अगर काबिज आप हो जाते हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के अंदर, भाजपा खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी तो देश के अंदर मिजाज बदलना शुरू हुआ था, लगने लगा था कि कांग्रेस की एक बेहतर वापसी होगी। लेकिन अब तो बड़े चुनौती के साथ खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देखिए, अब ऐसा है कि चुनाव नतीजे जो है करवट लेते रहते हैं। कब क्या राजनीतिक माहौल पैदा हो वो अलग बातें हैं, लेकिन हम तो एक छोटा सा हमारा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है और इस प्रदेश के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, गरीब की सेवा का क्या एजेंडा चलाया जा सकता है, हमारा वो कंसर्न इस समय है। हम अगर 1 साल पूरा करने जा रहे हैं तो हम अवलोकन कर रहे हैं कि हमने 1 साल में क्या किया है, किस दिशा में हम बढ़े हैं। आप अभी भी भरोसा कर रहे हैं कि मतलब ये जो 1 साल का अरसा धर्मशाला में आप अपना पूरा ये जश्न भी मनाएंगे, लेकिन हिमाचल का भरोसा देश का भरोसा बन पाएगा? मोदी की गारंटी के भरोसे को तोड़ चुनौती दी जाए? नहीं, देखिए, हालांकि 1 साल का समय किसी भी सरकार के आकलन करने के लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि पहला साल तो नीतियों का साल होता है। पहला साल नीति निर्धारण का साल होता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, उन नीतियों से आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा वो आने वाले समय में पता लगेगा। और
जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ती है उससे आपको पता लगता है। लेकिन जहाँ तक ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने गारंटीज़ को लेके जो भी कहा हो, लेकिन हम भी आपको ये कह देना चाहते हैं कि हिमाचल में जो गारंटीज़ हमने दी हैं वो हमारा राजधर्म है, वो हम निभाएंगे। ठीक है, बीच में जो है त्रासदी आ गई, त्रासदी की वजह से सारा बजट जो है हमें डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि 16,000 लोगों के घर गिर गए और दूसरे स्थितियां खड़ी हो गई। लेकिन अगर आप ये कहें कि नेता प्रतिपक्ष के नाते जो मुकेश अग्निहोत्री ने गारंटियां दी थी और वो गारंटियां जो है अदर में पड़ी हैं या उनको लेके जो है पशुपेश है, ऐसी कोई पशुपेश नहीं है। 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, ओपीएस आपने पूरा कर दिया। महिलाओं को माना जाता था कि सबसे बड़ा भरोसा अगर देश की राजनीति के अंदर बदलने का है, ये 50% आबादी, ये आधी आबादी ये बदलेगी, 1,500 रुपये, लेकिन ये गारंटी अभी तक पूरी नहीं। देखिए, ऐसा है कि ओपीएस की गारंटी कोई छोटी गारंटी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे प्रधानमंत्री, इस गारंटी को तो मानते ही नहीं है। वो उनकी तरफ से तो साफ इनकार है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। हमने कहा दी जाएगी और हमने लागू किया यहाँ पे। अब ये एक बड़ी गारंटी है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की बहुत भारी संख्या है, हमने वो गारंटी जो है इम्प्लीमेंटेशन पे डाल दी है, वो उसकी शुरुआत हो गई है। महिलाओं को 1,500 रुपया हमें देना है, और ये मैंने आपको कहा ये वायदा है, ये जवान हमने की हुई है, ये राजधर्म है, ये हम निभाएंगे। चुनावों के दौरान निभाई जाएंगी या आपको लगता है कि उसमें भी? सवाल ये है कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की सरकार बनने पे जो हमने गारंटियां दी, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसको अक्षरश लागू किया जाएगा। वो हमारे लिए गीता का उपदेश है। वो हमने यहाँ पे ऐलान किए हैं। ओपीएस का ऐलान हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किया था, वो इम्प्लीमेंट हो गया। महिलाओं का ऐलान जब हमने किया था कि उनको 1,500 रुपये देना था, उस पर हाई कमांड, कांग्रेस हाई कमांड ने मोहर लगाई है। और दूसरे राज्यों में भी तो आप देख रहे हैं कि जो है जो बहनों को लेके या मध्य प्रदेश वगैरह में 1,500 रुपये देने का ऐलान हुआ, वो भी तो छीन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सियासत ने इसको छीन लिया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनावों में मैं गया था, छत्तीसगढ़ गया था, वहां दिया गया था, हिमाचल की भी गारंटियां पूरी नहीं हुई, मैंने तो ये तस्वीर दिखाई और ये नतीजे बदल गए। कौन कह रहा था? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। नेता प्रतिपक्ष तो अभी 1 साल पहले सत्ता से बेदखल हुए हैं, उनको अभी तक थोड़ा शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। वो बहुत जल्दबाजी में है। वो लगातार जो है सत्ता छीनने के बाद भी वो इसको पचा नहीं पाए हैं। वो इस बात को अभी तक भी उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे ही होना चाहिए था, लेकिन सत्ता बदल चुकी है। ये गारंटी के सवाल के ऊपर अब सबसे बड़ा उस भरोसे का है जो कांग्रेस के अंदर सुखविंदर सिंह सरकार 1 साल के अंदर दी गई गारंटी के जमीन पर उतरने की तस्वीर के साथ दिखाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से भी हम पूछेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मंत्रालय ने ऐसा क्या बदल दिया जिससे जनता का भरोसा इन गारंटियों पर और आपके होने वाले कामों पर पड़ेगा? नहीं, ऐसा है कि आप लगातार इस बात को सुन रहे हैं कि जो बड़े ऐलान हैं, क्या आपको लगातार ये सुनने को नहीं मिल रहा है कि ट्रांसपोर्ट, जल शक्ति या जो है भाषा संस्कृति से जुड़े फैसले लगातार किए जा रहे हैं, और 1 साल में हमने एक रोड मैप जो है तैयार करके रख दिया है। अगर आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आप बात करें तो आज ही हमने जो है देश में जो सबसे बड़ा रोपवे लगने जा रहा है, जो 13.5-14 किलोमीटर लंबा रोपवे, जो ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, टूरिज्म रोपवे नहीं, ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, जो कि शिमला की कंजेशन को ख़त्म करेगा। उसका हम टेंडर स्टेज पे पहुंच गए हैं। हमने उसके लिए जो भी औपचारिकताएं करनी थी, इसी दौरान हमने जो है जो रोपवेज के पूरे संसार में जो है
मास्टर हैं, उन लोगों के साथ बैठकें की। एनडीबी के साथ हमने बैठकें की, उनके साथ हमारी लगभग हम सेटलमेंट स्टेज पे पहुंच गए हैं। मुकेश जी, जहां तक हमें याद है, ये जो ट्रांसपोर्ट का सपना, शिमला शहर के अंदर अगर रोपवे के स्ट्रक्चर को तैयार करने की बात है, तो नगर निगम के अंदर वामपंथी दल के दो नेताओं की कहानी हमें याद आती है, और उसके वक्त के ऊपर शुरू किया गया प्रोजेक्ट। जयराम सरकार बीच में आई, लेकिन ये तस्वीर बदली नहीं। आज आप गारंटी दे रहे हैं, आज आप एक नया सपना दिखा रहे हैं। चीज़ें क्या बदली हैं, और आपको लगता है धरातल पर उस वक्त से लेकर आज तक नहीं उतरा, ये सच में तस्वीर हिमाचल की जनता को, प्रदेश की जनता को, बड़ा फैसला है, बिल्कुल हम मानते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा विकल्प होगा, न केवल वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट बल्कि पर्यटन को भी इसका लाभ होगा, लेकिन क्या ये सच में तस्वीर आपके कार्यकाल के अंदर पूरी होती नजर आई? नहीं, आप देखिए, संसार का दूसरा बड़ा रोपवे है। साउथ अमेरिका के में जो है सबसे लंबा अब तक का रोपवे है, और उसके बाद अगर कोई रोपवे बनने जा रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला का बनने जा रहा है, और उसकी डीपीआर अगर हमने पूरी तरह तैयार कर ली, अगर उसकी फॉरेन फंडिंग की हमने पूरी तरह टाई अप कर लिया, और उसके जो है जो उसके लिए तो अभी पीछे हम ऑस्ट्रिया एंड स्विट्ज़रलैंड भी जाके आए थे, और देश दुनिया की जो कंपनियां हैं जो रोपवेज बनाती हैं, डोपलमेयर एंड लाइटनर्स एंड पोमा, जो विश्व विख्यात कंपनियां हैं जिनकी अपनी साख है, उन लोगों के काम को देख के, और हमने कोई थ्रेट फ्री जो यहाँ पे रोपवे बने, उसके लिए हमने हमारी हर तरह से अब तैयारी मुकम्मल है। हम इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए या एनवायरनमेंट क्लियरेंस की इसको ज़रूरत नहीं होती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे लेनी है, और इसके स्टेशंस 13 स्टेशन इसमें बनने हैं, 660 इसमें केबिन बनने हैं। एक केबिन में 8 से 10 व्यक्ति बैठ पाएंगे। हर 2 और 3 मिनट में ये जो है ट्रॉली जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी, इतने इस गति से जो है इसका रोटेशन होगा। तो ये हमने किया है, और हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये कितने साल में आप कोई वादा करेंगे जनता से? कितने? ऐसा है कि अब हमारी कोशिश है कि हम इसको मार्च से लेकर जून के बीच में इसको टेंडर कर दें। सबसे बड़ा इस वक्त हमारी चुनौती जो है, हम सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम इसको टेंडर स्टेज पे ले आए हैं और इसकी जो एक मीटिंग जो है इनके हेडक्वार्टर में जो हमारा बैंक है वो उसके साथ होनी है। उसके बाद हम उनके चेयरमैन वगैरह यहाँ शिमला के जा चुके हैं, हम लोगों से डायलॉग कर चुके हैं। तो इसलिए टाइम फ्रेम इसका निसंदेह जो है 5 साल है, लेकिन हम जब 250 के आसपास केवल लग जाएंगे या ट्रॉलीज लग जाएंगी तो हम इसको लॉन्च करना चाहेंगे ताकि जनता को फैसिलिटेट हम करना शुरू कर दें। तो ट्रैफिक कंजेशन आपने एक बोला कि शिमला राजधानी, ये एक बहुत बड़ी समस्या राजधानी शिमला की है। 4 दशक के करीब से इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक कंजेशन तो दूर हो जाएगा, पर्यटन को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा, ये बिल्कुल जानकार भी मान रहे हैं। आपको लगता है कि आपका ये जो सपना है हिमाचल की तस्वीर और तकदीर कितनी बदल देगा? नहीं, देखो, ये तो हकीकत में बदलेगा ये प्रोजेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन अब हमें कोई शंका नहीं है। इस अगर इम्प्लीमेंट आप कर देंगे, ना हमें ना जनता को किसी को शंका है, ये तो मैटर ऑफ टाइम है। लेकिन किसी भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ज़मीन पे उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब लेकिन हम जो है आशावादी है कि हम ऐसी स्टेज पे हमने इसको पहुंचा दिया है। पूर्व सरकार क्यों फेल रही है? नहीं, अब पूर्व सरकार का पोस्टमार्टम करने की हमारी कोई बात नहीं है। हमारा काम है कि हम शिमला में जो है ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए अल्टरनेट साधन विकसित करें। सेकेंडली, हम नीचे भी जो है इलेक्ट्रिक बसेस को लाने की हम तैयारी कर रहे हैं कि किस ढंग से हमने नीचे बसेस लानी है। और उसके अलावा रोपवेज तो अभी हमने चिंतपूर्णी माता का रोपवे भी अभी हमने मंजूर किया है। हिमाचल रोपवेज के हिसाब से अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा रोपवे नहीं लगे, आधा दर्जन रोपवे हिमाचल प्रदेश में लगे। हिमाचल प्रदेश
में रोपवे के लिए पूरा वातावरण है। वैसी पहाड़ियाँ जो मौजूद हैं जैसे या यूरोप में है या दूसरे स्थानों पे है जहाँ पे रोपवेज हज़ारों के हिसाब से लगे हैं। तो हिमाचल में तो अभी 6 है, एक सांगला में लगा है और उसके बाद टाटाज ने जो है धर्मशाला में लगाया है। मुकेश जी, चुनौती आपको क्या लगी? क्योंकि इससे पहले भी इनके बारे में बात होती थी। चुनौती आपको क्या लगी? पैसे की बड़ी दरकार जो है इसके लिए, वो इसकी एक बड़ी वजह थी, वो नहीं लाया जा रहा था, या आपको लगता था इच्छा शक्ति ये जो है इससे पहले नहीं पूरा हो पाया, आप इसे पूरा करने के दावे कर रहे हैं? हाफ हार्टेड अप्रोच से कुछ नहीं होता। जिस जो भी काम करना है उसके पीछे पड़ना पड़ता है। सरकारों में समय बड़ा कम होता है, 5 साल का समय है, एक लिमिटेड समय है और उसमें आपको जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं। आप देखते हैं कि जैसे हमारी हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये विकास का मॉडल है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसियों में होंगी। अगर चंद कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आप देखेंगे और चाहे वो राष्ट्रीय नेताओं की हों, चाहे प्रधानमंत्रियों की रही हों या जो है मुख्यमंत्रियों की रही हों, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है, वहाँ हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल वहाँ पे स्थापित हुआ है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पानी का टैंक जो है वहाँ पे स्थापित हो रहा है, हिमाचल IIIT जैसा संस्थान हमने वहाँ पे बना के तैयार कर दिया, सेंट्रल स्कूल हमने बना के तैयार कर दिया। वहाँ पे जब हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पे SDM का दफ्तर नहीं था, DSP का दफ्तर नहीं था, सेक्रेटेरिएट नहीं था। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पैदा की। 3 डिग्री कॉलेज बनाए, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, ऑडिटोरियम बनाए और सड़कें बनाई, पानी की स्कीमें बनाई। वहाँ पानी नहीं होता था, वहाँ अब आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे मॉडल में बदलना है, कैसे रेन शेल्टर वहाँ बने, कैसे पानी के तालाब वहाँ पे बने, कैसे चौंक्स वहाँ पे बने, कैसे पार्क्स वहाँ पे बने। अपनी हरोली तो आपने चमका दी और उसका नतीजा भी आपको हमेशा मिलता है। हारते नहीं है मुकेश अग्निहोत्री एक ऐसे नेता के रूप में है, लेकिन प्रदेश का चेहरा चमकाने के लिए आपने एक और ऐलान आज किया था। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे बनेगा, वो रोपवे परवाणु से शिमला का। वो जरा बताएं कि क्या आपको क्या लगता है? देखिए, आदमी को मकसद बड़ा रखना चाहिए, मगर हमारा पूरे भी होंगे या पूर्व सरकार? ऐसा है ना, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आज हम कंसीव करेंगे तो वो प्रदेश में किसी न किसी इसमें बन के तैयार होगा। अगर आज हम उसकी कह रहे हैं कि परवाणु से जो है शिमला रोपवेज जो है अगर बनता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अब तक 32 किलोमीटर का रोपवे पूरी दुनिया में है, ये 38 किलोमीटर का है और हमें इस पे लगना है, हमें जुटना है। हम कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमने एक मकसद तो सामने लाया है कि ये हमारी सोच है कि अगर ट्रैफिक का समय कम करना है या कोई और हमें जो है कदम उठाने हैं तो वो भी हिंदुस्तान का नंबर 1 रोपवे होगा। तो हम उसके बारे में सोच तो रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव ये जरूर करेगा। लेकिन मुकेश जी, आमतौर पर लोगों के मन में एक सीधा सा सवाल इसके साथ होता है, ट्रांसपोर्ट का ये नया माध्यम, ट्रांसपोर्ट का ये नया सपना, लेकिन अगर महंगा होगा तो कौन इसके ऊपर जो है सफर करेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं इसकी? ये महंगा नहीं होगा, ये जो है ट्रांसपोर्ट के रोपवेज हैं। ये जो है अगर शिमला में टिकटिंग जब हम करेंगे वो कोई ऐसी नहीं होगी जो प्रदेश की जनता के या इलाके की जनता से बाहर हो जाए, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो ये तो चलो एक लक्ष्य है कि हम साथ साथ जब हम रोड ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं, जब हम एयर ट्रैफिक की बात करते हैं तो हम दूसरों में भी कदम उठाएं। लेकिन ट्रांसपोर्ट में ही हमने जो शुरुआत की है, ई बसेस का बहुत बड़ा मसला है। ई बसेस हिमाचल प्रदेश में कैसे लानी है, कैसे चलानी है ये भी हिमाचल का पूरे देश के लिए एक सबसे पहला मॉडल के रूप में जो लिया गया फैसला। हाँ, वो हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हम उसको आगे बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। और उसके बाद हमने जो
बेरोजगारों के लिए जो है जो सब्सिडी स्कीम लाई है 500 परमिट हम अब अभी देने जा रहे हैं, जिसमें कि गाड़ी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी है। और उसके बाद जब आप गाड़ी खरीद लेंगे सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी गाड़ी 4 साल तक लगी रहेगी, 50,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। तो जो है सरकार में गवर्नमेंट सेक्टर में गाड़ियां कम होंगी, प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियां ऐड होंगी। तो एक वो योजना भी हमारी आगे बढ़ रही है। फिर उसके बाद हमने अच्छा मुकेश जी, आपने एक नया फैसला, एक और फैसला लिया था, बड़ा फैसला माना जा रहा था, लेकिन विवाद और तकरार भी उसके साथ है। आपने वाटर सेस लगाने का हिमाचल की पनविद्युत परियोजना में कहा, लेकिन ये मामला जो है अब तो हाई कोर्ट में चला गया। आपको उम्मीद है कितना पैसा आर्थिक तंगहाली को दूर करने के लिए एक बहुत बड़े फैसले के रूप में जो आपके वाटर सेस को देखा गया, कोर्ट की पहल, कोर्ट की तरफ जाता रास्ता, और आपको लगता है कि ये सच में प्रदेश के हित में आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ऐसा है कि पानी जो है राज्य का विषय है। पानी की टैक्सेशन करने का हिमाचल प्रदेश को अधिकार है और बिजली जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। हमने पानी पे टैक्सेशन की है, उसमें भी केंद्र सरकार अडंगे लगा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र लगातार हिमाचल के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए लगातार जो है स्पीड ब्रेकर्स लगा रहे हैं, जगह जगह अवरोधक लगा रहे हैं। तो उसमें भी केंद्र के जो मंत्रालय जो है, ऊर्जा मंत्रालय ने सबसे पहले पहल की और पत्र लिख दिया कि आपका ये असंवैधानिक है। कोई चीज़ असंवैधानिक है या नहीं है उसका फैसला कोर्ट करता है, वो कोई सरकारें नहीं करती हैं। लेकिन वो तो उत्तराखंड में भी है ये फैसला, और ये चिट्ठी जो है वो सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, भाजपा शासित उत्तराखंड राज्य ऐसा नहीं है। जब उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर वगैरह ने लगाया तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हिमाचल ने लगा दिया तो हाय तौबा मचा दी गई। लेकिन ठीक है, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी अगर कोर्ट में चला गया है। अभी हमें उससे 30 करोड़ रुपए के आसपास की आय हुई है। हम उस प्रदेश में रहते हैं जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जहाँ बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं और जहाँ पे जो है पानी जो है नदियों में सोना बहता है। अगर उस गोल्ड से जो है आय अर्जित करने के लिए अगर हमने कोई कदम उठाया है तो उसमें जो है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, आज प्रयास किया जा रहा है लगातार और हम लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। मैं जैसे बताया कि हमने वाटर कमीशन बना दिया है और केंद्र में पानी का आयोग है, तब कोई दिक्कत नहीं है। कितनी आय की उम्मीद अभी भी आप कर रहे हैं अगर फैसला आपके हक में आता है, चीजें आपके हक में जाती हैं? देखिए, हमने 1450 करोड़ के नोटिस दिए हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। जो लोग यहाँ से जो है अपने आय का साधन बनाते हैं उनको प्रदेश के विकास में भी जो है योगदान देना चाहिए। प्रदेश की आय बढ़ाने में भी योगदान देना चाहिए। ये तो हम सबका फर्ज है। अच्छा, एक और मंत्रालय आपके पास है, वक्त हमारे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मंत्रालय और ये जो मंदिरों के ऊपर है, वहाँ भी आप रोपवे की बात करते हैं, नए निर्णय लेते हैं। जब नए निर्णय लेते हैं वहाँ पर अगर टिकट लगाने की बात करते हैं तो बवाल मच जाता है। आपको लगता है मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के रख रखाव और मंदिरों को पर्यटन के लिहाज से जोड़ने का जो आप फैसले ले रहे हैं उसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, हमारे पास हम देवभूमि है, हमारे चप्पे चप्पे पे मंदिर विराजमान है। ऐसे मंदिर जैसे माता चिंतपूर्णी का मंदिर, माता ज्वाला जी का मंदिर, माता नैना देवी जी का मंदिर, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, माँ बगलामुखी का मंदिर या 84 शिव का मंदिर या दूसरे मंदिर। जगह जगह आप ट्राइबल इलाकों में जाओ, बहुत ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे। मृकला माता का मंदिर है या जो है सूर्य भगवान का मंदिर। ऐसे मंदिर आप देखें हर तरफ जो है। शायद हमारे काफ़ी राजनीतिज्ञों ने आज दिन तक इन मंदिरों के दर्शन भी नहीं किए होंगे। मेरे पास विभाग आया है, छोटा विभाग मानते हैं, लेकिन हमारे मेले, हमारे त्यौहार, हमारे मंदिर, हमारे किले, हमारी संस्कृति सभ्यता, उससे जुड़ा हुआ ये विभाग है। जयराम जी तो कहते हैं मैं मंडी में शिवधाम बनाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें अडंगा लगाने की बात। नहीं, देखिए, शिवधाम जयराम जी बना रहे थे और हमें तो इस बात की खुशी है कि जितने भी लोग मंदिर बनाएंगे
और या सरकारें बनाएंगे, हम सब जो है धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये ठीक है कि कोई पार्टी विशेष ये कहे कि ये हमारी विपत्ति है, वो अलग है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा मानने वाले नहीं होंगे तो उनसे कम भी नहीं होंगे। तो इसलिए अब हम जो है फैसले ले रहे हैं, हमारे मंदिरों में सुविधाएं कैसे दी जानी हैं, उसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। माता चिंतपूर्णी में हम जो है बड़ी राशि खर्च करके उसका जो है उसकी भव्यता, उसकी वैभव को बढ़ाने के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। और ठीक है, कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग पीछे खींचने की भी कोशिश करेंगे, ये तो प्रयास रहेगा। लेकिन और मंदिर बनते हैं तो देश के अंदर राम मंदिर, अयोध्या के अंदर जो है राम मंदिर को बनाने की बात, भाजपा अपने को मंदिरों की सियासत, राम के नाम से जोड़ने की सियासत का काम करती है। हिमाचल में मुकेश अग्निहोत्री धर्म और आस्था की बात कर रहे हैं। आपको लगता है दोनों में तुलना करके जो है कोई फर्क लोगों को दिखता नजर आ रहा है? नहीं, आप देखेंगे, हम तो लगातार, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मंदिर नहीं जाते, किसी न किसी बड़े मंदिर में होते हैं। अब हमें पूरे देश में भी मंदिरों से बुलावे मिल रहे हैं, हम पूरे साउथ के मंदिरों में जा रहे हैं, नॉर्थ के मंदिरों में जा रहे हैं, प्रदेश के मंदिरों में जा रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्थाएं क्या है। जहाँ तक आप कहते हैं कि चिंतपूर्णी में हमने सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की, 100 दिन में 1 करोड़ रुपये आया है, टिकट लगा दी, 100 दिन में 1 करोड़ रुपये आया है। जब आप पुट्टापर्थी जाएं, आप तिरुपति जाएं, आप केदारनाथ जाएं, आप बद्रीनाथ जाएं, आप कहीं दूसरे स्थलों पे जाएं, वहाँ वैष्णो देवी जाएं या किसी अन्य स्थलों पे जाएं, वहाँ पे अगर सुगम दर्शन होते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ आपकी आपत्ति इसलिए है कि ये काम मुकेश अग्निहोत्री कर रहा है और उसने 100 दिन में 1 करोड़ रुपए की मंदिर के लिए जो है अतिरिक्त आय अर्जित कर दी। और इसलिए जो है आप जो है तरह तरह के विवाद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल आय बढ़ाने का मकसद नहीं है, ये मसला सिर्फ सुविधा देने का मकसद है। जिन लोगों ने आज दिन तक मंदिर में माथा नहीं टेका था, जो माता के दर्शन तक जा ही नहीं सके थे, वो आज पहुंच पा रहे हैं। आज लोग आते थे कि मंत्री जी हमें माथा टिका दो, जब चेयरमैन साहब हमें माथा टिका दो, हम डीसी साहब हमें माथा टिका दो, उनको अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक व्यवस्था कायम हो गई है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मुकेश जी, आपसे सिर्फ एक अंतिम सवाल। आपके आला कमान के बड़े नेता 11 तारीख को धर्मशाला में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। 1 साल का अरसा इस सरकार का हो चुका है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कितना आश्वस्त होकर जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि वो मंच आखिर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को क्या भरोसा दे पाएगा, जिसके ऊपर चोट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी के रूप में कर रहे हैं? नहीं, अब देखो, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको बताऊं कि हमने जो काम पकड़ लिया, हमने वो अधूरा नहीं छोड़ा। जो हमने मकसद तय कर दिया उसको पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं। अब भी जो रोड मैप हमने अपने मंत्रालयों में तय कर दिए हैं उसको हम पूरा करेंगे। जैसे आप छोटे देखिए, अभी तक फैंसी नंबर लिए जाते थे हैं और सब लोग मंत्री पे डिपेंड करते थे कि ये नंबर मैं चाहता हूँ, आप ये मुझे दिलवा दो। अब हमने उसमें से मंत्री निकाल दिया, हमने उसकी जो है बोली लगानी शुरू कर दी। अभी हमें जो है 3000 नंबर जो है नीलाम हुए, 10 करोड़ रुपया प्रदेश को आय हो गई है। अभी हम 1 नंबर जो है अब था कि प्राइवेट को कभी नहीं देंगे, अब हम दे रहे हैं कि हाँ, ये सबका अधिकार है। तो ये छोटे मसले हैं। पारदर्शिता के भ्रष्टाचार रहित चेहरा दिखाने की कोशिश। देखिए, हमारी कोशिश है कि ईमानदारी से काम किया जाए। पहली दफ़ा हमने जो है IPH में टेंडर की प्रणाली बदल दी। जितनी सैंक्शन है उससे ऊपर के टेंडर होते रहे हैं, बड़े पैमाने पे हुए हैं। हमने उसमें जाने की कोशिश नहीं की। हमने कह दिया जो घोषित राशि है उससे ऊपर टेंडर नहीं जाएगा और टेंडर में प्रतिस्पर्धा होगी। आप तो प्रदेश में जाके पूछ लें कि IPH के टेंडर्स हो रहे हैं, क्या प्रतिस्पर्धा हो रही है कि नहीं, क्या उसमें टेंडर जो है बिलो जा रहे हैं कि नहीं, जो दरें निर्धारित है उससे नीचे गए हैं कि नहीं। और आप पिछले समय के भी तुलनात्मक भी देख लें आप कि टेंडर्स का कहाँ
कहाँ कितने कितने पे गए हैं, और हमने जो है टेंडर के 10 दिन में टेंडर फाइनल करने का कर दिया, और ऑफिसर्स को हमने ताकत दे दी। अब मंत्री तक तो कोई फाइल ही नहीं आएगी। मुकेश जी, सूर्य समाचार के साथ बिल्कुल साफ गोई और सीधे तौर पर बात करने के लिए, सीधे संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सूर्य समाचार की तरफ से आपके आने वाले वक्त के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। दो सीधे संदेश मिले हैं। 11 तारीख को आला कमान के पास जब 1 साल की सरकार का जश्न ये सुखविंदर सिंह सरकार मना रही होगी, तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के दिल में कोई मलाल नहीं होगा। अपने मंत्रालय के बड़े फैसलों के साथ वो वापस उस मंच पर लौटेंगे जहां आला नेता वहां पर एक नई शिद्दत, एक नई कहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस गारंटी के वोट की चोट के बारे में बात करते नजर आएंगे। लेकिन हिमाचल की सियासत के अंदर ये सुखविंदर सिंह सरकार, जिसने गारंटियों के भरोसे हिमाचल में सत्ता पाई है, और अब देश के अंदर और ख़ास तौर पर हिमाचल की जनता के ऊपर इसी गारंटी का भरोसा वो आने वाले वक्त में कितना बना पाती है, ये चुनौती उनके सामने भी जरूर होगी। सूर्य समाचार में आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। आप बने रहें सूर्य समाचार के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार में बदस्तूर जारी है।